हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम जनरल साइंस केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने पार्ट 1 पढ़ा, जिसमें हमने केमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया, इंक्लूडिंग मैटर, स्टेट ऑफ मैटर. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड अ लॉट मोर थिंग्स. सो यू कैन डेफिनेटली चेक द प्रीवियस वीडियो. अभी हम डिस्कस करेंगे ग्लास से आगे. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्लास क्या होता है एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास. So if we talk about glass, glass एक हार्ड ट्रांसपेरेंट और समटाइम्स इट इज ट्रांसल्यूसेंट टू. तो ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसके आर पार दिखाई देता है, और ट्रांसल्यूसेंट वो होता है जिसके आर पार जो है कम दिखता है. मतलब कुछ ग्लास आपने देखे होंगे कि यू कैन नॉट क्लियरली सी कि उसकी दूसरी साइड क्या है. अगर आप कार का शीशा देखेंगे, आप अगर शीशा मतलब जो सामने लगा होता है, बस का जो शीशा है, तो उसके आर पार हमें बहुत क्लियरली विजिबल होता है. सो दैट काइंड ऑफ ग्लास इज नोन एज ट्रांसपेरेंट ग्लास. सो ग्लास हार्ड ट्रांसपेरेंट, कभी कभी ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल होता है, जो कि दैट इज मेड बाय हीटिंग. तो कुछ मिक्सचर का हीट अप करके हम उसको प्रिपेयर करते हैं, एंड दैट मिक्सचर कुड बी सिलिका, सोडियम, लाइम. एंड हम उसको मिक्सचर को एक बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको मेल्ट करते हैं, एंड देन उसको रैपिडली कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, और उसके बाद जो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, एंड हम इस तरीके से ग्लास प्रिपेयर करते हैं. बेसिकली अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो ग्लास एक सॉलिड मटेरियल है जो कि मेल्टिंग से बनाया जाता है, एंड देन उसको क्विकली कूल किया जाता है ताकि वो क्लियर और ब्रिटल बने, और um, एक ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट जिस भी तरीके का आप ग्लास बनाना चाहते हैं वैसे आप बना सकते हैं. साइंटिफिकली ग्लास जो है, इट इज़ एन अमोर्फस सॉलिड. मतलब कोई क्रिस्टलाइन नहीं है कि कोई फिक्स स्ट्रक्चर है इसका, ऐसा नहीं है. एक अमोर्फस सॉलिड है, मतलब इसमें जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसका ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज नहीं है, कोई भी ऑर्डर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका नहीं है. इट इज़ अ काइंड ऑफ अमोर्फस सॉलिड. अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ग्लास और उनके यूजेस. डिफरेंट ग्लास के क्या क्या यूजेस हैं. जैसे कि अगर हम बात करें सोडा ग्लास की, सोडा ग्लास तो विंडो पेन्स बॉटल्स में यूज होता है. सोडा बॉटल्स आपने देखी होंगी. पोटाश ग्लास हमारे पास है, ऑप्टिकल लेंसेज में यूज होता है. फोटोक्रोमेटिक ग्लास है, सन ग्लासेस में यूज होता है, दैट डार्कन्स इन सनलाइट, है ना. सन ग्लासेस में जैसे कि अगर सपोज करो सनलाइट की तरफ हम देखते हैं तो हमें आंखें जो है हमारी अनकंफर्टेबल फील नहीं करती है, तो इट डार्कन्स इन सनलाइट. पायरेक्स ग्लास है, लेबोरेटरी ग्लास वेयर में यूज होता है. इसको बोरोसिलिकेट ग्लास के नाम से भी जाना जाता है. ये हीट रेजिस्टेंट होता है. ज़्यादा टेम्परेचर आप दोगे तो आराम से ये रिटेन कर लेगा हीट को, और सर्वाइव करेगा, एक तरीके से विथस्टैंड करेगा. स्मूथ ग्लास होता है, मिरर्स में होता है. जहुन ग्लास होता है, डेकोरेटिव आइटम्स में होता है. जीना ग्लास होता है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है. वी हैव दिस. नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लोजिव एंड देयर टाइप्स. अब एक्सप्लोजिव्स क्या होते हैं? एक्सप्लोजिव वो सब्सटेंस होते हैं जो कि दे रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वेरी क्विकली, यूजुअली प्रोड्यूसिंग हॉट गैसेस, शॉक वेव्स, लाइट एंड नॉइज. बेसिकली एक्सप्लोजिव वो सब्सटेंस होते हैं कि जब वो फटते हैं या जब उन पे चोट पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं बहुत कम टाइम में. जब वो एनर्जी रिलीज करते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारी हॉट गैसेस रिलीज होती है, शॉक वेव्स रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा नॉइज आती है, और लाइट रिलीज होती है. वो सडन जब एनर्जी रिलीज हो रही है, उस सडन एनर्जी को ही आप बोलते हो ब्लास्ट. मतलब जब एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी बहुत कम टाइम में रिलीज होगी, इंक्लूडिंग लाइट एंड नॉइज, दैट इज नोन एज ब्लास्ट. ब्लास्ट का कारण वही बनता है, दैट सडन एनर्जी रिलीज होने की वजह से ब्लास्ट होता है. दो तरीके के एक्सप्लोजिव है हमारे पास. फर्स्ट इज लो एक्सप्लोजिव, जिसको डीफ्लेग्रेंट भी कहा जाता है. डीफ्लेग्रेंट में क्या होता है? वो रैपिडली बर्न करते हैं, बहुत तेजी से बर्न करते हैं, एंड दे प्रोड्यूस गैस दैट एक्सपैंड. ऐसी गैस मतलब बहुत तेजी से बर्न करके गैस रिलीज करते हैं, एंड दैट गैस वो चारों तरफ फैल जाती है. दिस रिएक्शन ट्रेवल सबसोनिकली लोअर स्लोअर देन साउंड. बेसिकली ये बहुत चारों तरफ ये साउंड और चारों तरफ ये गैस फैल जाती है, जैसे कि गन पाउडर, ब्लैक पाउडर, कुछ प्रोपेलेंट. दैट इज यूज्ड इन फायर वर्क, प्रोपेलिंग बुलेट्स.
हाई एक्सप्लोजिव की अगर हम बात करें, सो इनको डिटोनेंट्स कहा जाता है, रिएक्ट एक्सट्रीमली फास्ट एंड प्रोड्यूस सुपरसोनिक शॉक वेव्स। सो डिटोनेशन ये प्रोड्यूस करता है, इसमें क्या होता है कि ये बहुत फास्टली ये रिएक्ट करता है और सुपरसोनिक शॉक वेव्स रिलीज करता है, यानी कि बहुत तीव्र गति से शॉक रिलीज करता है। एंड इट इज़ मच मोर पावरफुल। अगर एक मास इसका एनर्जी रिलीज कर रहा है या फट रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, सो बहुत ज़्यादा वेव्स रिलीज होंगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एक्सट्रीमली फास्ट रिलीज होगा, तो इस वजह से ये ज़्यादा पावरफुल है। एंड जैसे कि हम बात करें इसमें RDX, PETN, TNT, सो माइनिंग में, डिमोलिशन में, मिलिट्री में, यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है हाई एक्सप्लोसिव का, जो कि बहुत कम टाइम में और बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा लोगों को घायल करने की या मारने की क्षमता रखता है, डिमोलिशन खत्म करने की, एक तरीके से चीज़ों को विनाश करने की क्षमता रखता है। तो इन चीज़ों को या फिर हाई एक्सप्लोसिव को स्ट्रिक्टली रेगुलेट भी किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी कभी भी एक्सप्लोसिव यूज़ कर सकते हैं, तो इस हाई एक्सप्लोसिव को स्ट्रिक्टली रेगुलेट भी किया गया है। सो एक्सप्लोसिव की अगर हम बात करें, जैसे RDX है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव के नाम से इसका दूसरा नाम इसको जाना जाता है, मिलिट्री में इसका यूज़ होता है। TNT जैसे कि ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन बॉम्ब्स में यूज़ होता है। TNG यानी कि ट्राई नाइट्रो ग्लाइसरीन जो है डायनामाइट में यूज़ होता है। TNP यानी कि ट्राई नाइट्रो फिनोल, जिसको पायरिक एसिड भी कहा जाता है, शेल्स और बॉम्ब्स में यूज़ होता है। तो ये कुछ एक्सप्लोजिव के एग्जाम्पल हैं। अब बात कर लेते हैं हैवी वाटर और हार्ड वाटर की। तो सबसे पहले जब हम हार्ड वाटर की बात करते हैं, तो हार्ड वाटर ऐसा वाटर, उसकी पहचान ये है कि हार्ड वाटर में कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सो उन सॉल्ट्स की वजह से वो जो वाटर है वो हार्ड बनता है। तो मैग्नीशियम और एक तरीके से कैल्शियम के सॉल्ट्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ व्हाई दैट वाटर बिकम हार्ड। और हार्ड वाटर की पहचान यही है कि जब साबुन के साथ आप इसे ट्रीट करेंगे, मतलब अगर साबुन के साथ आप इसे यूज़ कर रहे हैं, सो हार्ड वाटर जो है, हार्ड वाटर डज नॉट, नहीं, हार्ड वाटर लेदर विद सोप एक्चुअली। ओके, आई थिंक इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। हार्ड और सॉफ्ट वाटर दो तरीके के वाटर होते हैं। और एज फार एज आई रिमेम्बर, सॉफ्ट वाटर में क्या होता है कि सॉफ्ट वाटर लेदर फॉर्म कर लेता है सोप के साथ, और हार्ड वाटर लेदर फॉर्म नहीं करता है। सो इसको सिंपल शब्दों में मैं समझाती हूँ। देयर आर लाइक टू टाइप्स ऑफ वाटर। जब कैल्शियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वाटर हार्ड बन जाता है। एक होता है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर, सो हार्ड वाटर में क्या होता है, सॉफ्ट वाटर में क्या होता है कि जब साबुन के साथ आप इसको ट्रीट करेंगे, या साबुन के साथ अगर आप सॉफ्ट वाटर के साथ हाथ धुल रहे हैं, तो वो झाग बनाएगा। ठीक है, तो दैट इज वाटर इज नोन एज सॉफ्ट। अगर हार्ड वाटर है, यानी कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, लाइमस्टोन, ये जैसे कि रेन वाटर से कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, तो सल्फेट्स की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट्स की फॉर्म में, इसमें जो सॉल्ट्स हैं वो आके घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, तो पानी जो है वो हार्ड बन जाता है। अब जब हार्ड वाटर से आप सोप को ट्रीट करोगे, मतलब अगर आप साबुन से हाथ धुलते हो और अगर पानी हार्ड है, तो सोप विल नॉट फॉर्म लेदर, तो सोप जो है वो झाग नहीं बनाएगी पानी के साथ। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो आयंस हैं वो रिएक्ट करेंगे और वो झाग नहीं बना पाएगी, रादर इट फॉर्म स्कम। वो स्कम की फॉर्मेशन कर देती है, मतलब एक वाइट प्रिसिपिटेट की फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाती है। एंड दैट वाटर इज नोन एज हार्ड, इसलिए उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। अब दो तरीके की हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी होती है और एक परमानेंट होती है। सो टेम्परेरी हार्डनेस में क्या है, वो कैल्शियम कार्बोनेट, बेसिकली जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। सो बाइकार्बोनेट्स में वो कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं, वो मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं। मेनली कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है। टेम्परेरी इसलिए बोला जा सकता है इसको, क्योंकि इसको रिमूव किया जा सकता है। अगर आप पानी को बॉईल कर देंगे, सो बॉईल करने पे क्या होता है कि वो जो एक तरीके से आयंस है जो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में है, वो प्रिसिपिटेट आउट हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। सो यू विल गेट लाइक क्लीन वाटर। सो इस तरीके की हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टेम्परेरी हार्डनेस, कुछ टाइम के लिए है। सो बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है जब आप उसे बॉईल करते हैं पानी को। ठीक है,
परमानेंट हार्डनेस की हम बात करें तो परमानेंट हार्डनेस, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन्स हैं, अगर वो सल्फेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है या क्लोराइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर वो क्लोराइड्स या सल्फेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये कॉज करेगा परमानेंट हार्डनेस, और ये बॉइलिंग से रिमूव नहीं होगी। इसका केमिकल ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा, जैसे कि वॉशिंग सोडा हमें यूज़ करना पड़ेगा, या आयन एक्सचेंज रेजिन्स मेथड से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज परमानेंट हार्डनेस। सो दिस इज ऑल अबाउट हार्डनेस। अब बात करते हैं हैवी वाटर की। हैवी वाटर को हम D2O के नाम से हैं, और इट कंटेन ड्यूटेरियम एंड हैवी हैवी वाटर को हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। सो न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका वाइडली यूज़ होता है। सो इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वाटर जिसमें जो हाइड्रोजन एटम है, बेसिकली दे आर रिप्लेस्ड बाय हेवियर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। सो इसमें हमने बोला कि इसमें ड्यूटेरियम है, सो हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे क्या होता है, ड्यूटेरियम प्रेजेंट होता है, दैट इज डी। तो जैसे कि आपने वाटर का फॉर्मूला पढ़ा होगा H2O, बट हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या है, D2O। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन नहीं है। सो इट कंटेन ड्यूटेरियम, दैट इज वाई इसका फॉर्मूला हो जाता है D2O। एंड दिस इज द हैवियर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, सो दैट इज वाई हम इसको बोलते हैं हैवी वाटर। सो हमने क्यों बोला कि ये हैवियर है, सो वाई वी कॉल दिस हैवियर। सो वाई वी कॉल दिस हैवियर, क्योंकि जो ड्यूटेरियम है ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का, जिसका मतलब एलिमेंट सेम है और मास जो है वो डिफरेंट है, तो मास इसका ज़्यादा है। तो मतलब कि हम इसको आइसोटोप्स भी बोल सकते हैं। सो आइसोटोप जो है, ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का, एंड इट लाइक हैवी, एंड हैवी इन द सेंस कि मास ज़्यादा है। सो दैट इज़ वाई हम इसको बोलते हैं हैवी वाटर, क्योंकि इसमें ड्यूटेरियम है। एंड अगर आपको आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में पढ़ना है तो वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, सो प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज पॉलीमर एंड मोनोमर। सो पॉलीमर और मोनोमर जो है, पॉलीमर इज समथिंग की जब मोनोमर्स की यूनिट आपस में जुड़ती हैं, मिलती हैं, तो वो पॉलीमर क्रिएट करती है। पॉली का मतलब होता है मैनी, पोली का मतलब होता है मैनी, तो इसीलिए इसका नाम होता है पॉलीमर। सो बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट जब मिलती हैं तो पॉलीमर बनता है। सो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर पॉलीमर की कौन सी यूनिट मोनोमेरिक यूनिट है। तो उसकी मोनोमेरिक यूनिट जनरली पूछ ली जाती है, सो वो पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। सो पॉली इथाइलिन की अगर हम बात करें तो इसकी मोनोमेरिक यूनिट है इथाइलिन। पीवीसी यानी कि पॉली विनाइल क्लोराइड, इसकी है विनाइल क्लोराइड। टेफ्लॉन की अगर हम बात करें तो टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। पॉलीस्टाइरीन की है स्टाइरीन। तो आप देख सकते हैं स्टाइरीन, अगर बहुत सारी स्टाइरीन यूनिट मिल जाएंगी तो बनाएंगे पॉलीस्टाइरीन, मतलब मैनी। सो नाइलोन 6 एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। पॉलिस्टर जो टेरिलीन है, इथाइलिन ग्लाइकोल और टैरिप्थिलिक एसिड। बैकलाइट जो है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी मोनोमेरिक यूनिट है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम बात करते हैं मेडिसिन, उनके यूजेस और एग्जांपल्स की। सो हम अपने डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी एनकाउंटर करते हैं मेडिसिन से। वो मेडिसिन एनाल्जेसिक हो सकती है, एंटीसेप्टिक हो सकती है, ट्रैंकुलाइजर्स हो सकती है, एंटी मलेरियल हो सकती है। तो यूजुअली ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हम किन मेडिसिन का यूज़ करते हैं, उनके एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे, और ये देखेंगे कि वो किस कैटेगरी में आती है मेडिसिन की। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एनाल्जेसिक की, तो एनाल्जेसिक कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक कैटेगरी है। मतलब किस तरीके की कैटेगरी है और क्या इसका काम है वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक जनरली हम मेडिसिन के नाम तो जानते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि वो किस कैटेगरी में आती है। सो वी हैव कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। तो ये जो कैटेगरी बनी है, ये बेस्ड ऑन देयर फंक्शन बनी है कि जो मेडिसिन है उनका काम क्या है। अगर वो पेन को रिड्यूस कर रही है, पेन को रिलीव कर रही है, तो उनको अलग नाम दिया जाएगा। अगर वो हमारे एक तरीके से एंटी बैक्टीरियल ड्रग की तरह काम कर रही है या बैक्टीरिया को किल कर रही है, तो उनका नाम अलग होगा। सो इस तरीके से मेडिसिन के फंक्शन के भी पे उनको कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक्स होती है जो कि दर्द को कम करती है, जो पेन को रिड्यूस करती है, पेन को रिलीव करती है, और बिना अनकॉन्शियस किए इंसान को, मतलब एक तो होता है कि एनेस्थीसिया दे दिया,
तो उसमें तो इंसान अनकॉन्शियस हो जाएगा। बट बिना अनकॉन्शियस किए जो मेडिसिन्स पेन को ठीक करती हैं, पेन को रिलीव करती हैं, या पेन को रिड्यूस करती हैं, जैसे हमें सर दर्द होता है, हमें नोज़ पेन होता है, या हमें बैक पेन होता है, नी इंजरी होने के बाद जो पेन होता है, या फिर मसल्स क्रैम्प हो रहे हैं, या एक तरीके से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहे हैं। सो पेन को रिलीव करने में जो मेडिसिन्स यूज़ होती हैं, उनको बोला जाता है एनाल्जेसिक। अब इसमें कौन-कौन सी मेडिसिन्स आती हैं? एस्पिरिन, पैरासिटामोल, आइब्यूप्रोफेन। सो ये सब इसके नाम हैं मेडिसिन्स के, जो कि किस कैटेगरी में आ रही है? एनाल्जेसिक। तो उस तरीके से ट्रैंक्विलाइज़र्स है। ट्रैंक्विलाइज़र जो है, जो कि एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, टेंशन, इन सबको रिड्यूस करने के लिए या मेंटल इलनेस के लिए जो यूज़ होती है, तो उनको कहा जाता है ट्रैंक्विलाइज़र्स। अब इनके कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल हैं? ये कैटेगरी ट्रैंक्विलाइज़र हो गई, जैसे कि डायज़ेपाम, एल्ज़ो एल्प्रोज़ोलैम एंड समथिंग लाइक क्लोरोडाइज़ेपोक्साइड, क्लोरोडाइज़ेपोक्साइड। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं प्रोनाउंसिएशन में मे बी शायद प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलती हो सकती है। सो बेसिक जो मेडिसिन्स हैं उनके नाम मुझे पता है, बट लाइक केमिकल्स और टिपिकल, आई एम नॉट अ केमिस्ट पर्सन, सो प्रोबेबली मिस्टेक हो सकती है। एंटीसेप्टिक की हम बात करें तो कभी ना कभी लाइफ में यूजुअली हमें ज़रूरत पड़ती ही है एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक की। सबसे ज़्यादा एंटीसेप्टिक, क्योंकि सपोज़ करो हमें कहीं पे इंजरी हो गई, या ब्लड आ गया, या चोट लगी है थोड़ी बहुत, या अगर हमने पियर्सिंग कराई है तो उन सब में भी, टैटू कराया है तो जैसे उसमें भी यूज़ होता है इन सब का। तो बेसिकली अगर हमारा जो स्किन है, एपिडर्मस लेयर हटी है और हमारी स्किन एक्सपोज़ हुई है, कहीं पे घाव हो गया है, तो वहाँ पे वो जगह बहुत ज़्यादा ना एक्सपोज़ हो जाती है, ब्लड आने लगता है, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो जर्म्स की ग्रोथ ना हो, पैथोजेंस की ग्रोथ ना हो, सो पैथोजेंस को स्टॉप करने के लिए, जर्म्स की ग्रोथ को किल करने के लिए, उनको स्टॉप करने के लिए लिविंग टिश्यूज़ पे, जैसे कि घाव हो गया कहीं पे, सो जर्म्स की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, उनको किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक्स का, ठीक है? सो जैसे कि हम डेटॉल यूज़ करते हैं। सबसे पहले जैसे हमें अगर कहीं पे कट लग गया, कुछ हो गया, तो हम बोलते हैं डेटॉल लगाओ, ताकि क्योंकि स्किन एक्सपोज़ है, वहाँ पे अभी ग्रोथ ना हो जर्म्स की, वरना फिर क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। सो डेटॉल का यूज़ करते हैं, जिसमें कि ज़ाइलिनोल होता है, सेवलोन यूज़ होता है, आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ होता है। एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें, सो एंटीबायोटिक वो होती है जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर ग्रो कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ को ख़त्म करती है और प्रिवेंट करती है, रोकती है या ख़त्म करती है। तो हमारी बॉडी में अगर हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, सो बॉडी के अंदर बेसिकली इसको हम बॉडी के अंदर लेते हैं, लाइक हम एंटीबायोटिक खाते हैं, बट एंटीसेप्टिक हम अपनी स्किन पे लगा रहे हैं। तो लिविंग टिश्यूज़ पे जो जर्म्स की ग्रोथ है वो बंद हो जाए, उनको किल करने के लिए हम स्किन पे लगा रहे हैं एंटीसेप्टिक। और बॉडी के अंदर अगर ग्रोथ हो रही है, या बॉडी के अंदर अगर हमारे गट में बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं जिसे बोलते हैं, ठीक है? हमें कोल्ड हो जाता है राइनो वायरस की वजह से। तो अगर हमारी बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंड वी हैव टेट्रासाइलिन, वी हैव अमोक्सिलिन। सो एंटीबायोटिक ये सब है। एंटी मलेरियल अगर हम देखें, सो एंटी मलेरियल जो होते हैं, जो कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से। सो टू ट्रीट दैट मलेरिया, टू किल दैट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, हम क्यूनाइन, क्लोरोक्वीन, या मेफ्लोक्वीन का हम यूज़ करते हैं। सल्फा ड्रग्स एक कैटेगरी है जिसमें सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग दैट किल बैक्टीरिया बाय ब्लॉकिंग देयर ग्रोथ। सो ये एक तरीके से सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को ब्लॉक कर देती है और उनको किल कर देती है। जैसे कि सल्फा ड्रग है, तो मेनली इसमें समथिंग रिलेटेड टू सल्फर सब चीज़ें होंगी, जैसे कि सल्फा डाइज़ाइन, सल्फा पायरिडीन, सल्फा ग्यूडाइन, ग्यू गुआइनडाइन, एंड वी हैव एंटासिड्स। सो एंटासिड्स लाइक जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है, जब एसिड रिफ्लक्स होता है, एसिड बहुत ज़्यादा पेट में बढ़ जाता है, हमें जलन होती है। सो उस एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए पेट में हमें चाहिए कुछ बेस। सो एसिडिटी को रिलीव करने के लिए, या जो हार्ट बर्न हो रहा है, उस एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम बेस का यूज़ करते हैं कहीं न कहीं। सो उन कैटेगरी वाली जो मेडिसिन्स हैं उनको हम बोलते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स बेसिकली जो एसिड को काटे,
ठीक है? सो जैसे कि हम लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सो हमेशा देखना एंटासिड्स में वो ड्रग्स होंगी या वो मेडिसिन्स होंगी जिसमें बेस होगा, क्योंकि उसे एसिड को न्यूट्रलाइज़ करना है। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट्स है, तो ये सब बेसिस हैं। सो बेस का हम यूज़ करते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। सो दिस इज अबाउट मेडिसिन। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस, नहीं अभी और भी है, एंटीपायराइड्स। एंटीपायरेटिक्स जो होती हैं, जो कि फीवर को रिड्यूस करने के लिए, फीवर से रिलीफ देने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को लोअर डाउन करने के लिए हम जिनका यूज़ करते हैं, तो उनको एंटीपायरेटिक्स कहा जाता है। जैसे कि एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, ये तो सभी को पता होगा। सो मैं भी इसको अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रही हूँ। नेक्स्ट वी हैव डिसइंफेक्टेंट्स। सो डिसइंफेक्टेंट्स आप अपने घरों में यूज़ करते हैं जब आप सफाई करते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज़ होता है। और देखिए, द की डिफरेंस बिटवीन डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक जो है वो भी जर्म्स की ग्रोथ को रोकने के लिए यूज़ किया जा रहा था, उनको किल करने के लिए यूज़ किया जा रहा था। बट एंटीसेप्टिक जो है वो लिविंग टिश्यूज पे यूज़ किया जाता है जब हमें जर्म्स की ग्रोथ को या जर्म्स को किल करना है, बट लिविंग टिश्यूज पे किल करना है, सो हम एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं। और अगर हमें लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स को किल करना है, बट नॉन लिविंग सरफेस पे किल करना है, जैसे कि जब हम पोछा लगाते हैं, जब हम विंडो पेन साफ करते हैं, टेबल साफ करते हैं, जब हम बर्तन को साफ करते हैं, या अपने जो इनर वेयर है उनको वॉश करते हैं, तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जर्म्स है वो दैट दैट सरफेस शुड बी लाइक फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स को किल करने के लिए नॉन लिविंग सरफेस पे यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स का, ठीक है? तो फ्लोर, टॉयलेट्स, इंस्ट्रूमेंट, इन सब पे हम यूज़ करते हैं। सो लाइज़ोल, फिनोल, ब्लीचिंग पाउडर, सो इन सब का हम यूज़ करते हैं। एंटी फर्टिलिटी ड्रग, सो दैट इज यूज टू कंट्रोल प्रेगनेंसी। सो बर्थ कंट्रोल जो पिल्स होती हैं, जब प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए जो पिल्स ली जाती है, जिनको बर्थ कंट्रोल पिल भी कहा जाता है, इनको बोलते हैं आप एंटी फर्टिलिटी ड्रग, मतलब जो फर्टिलिटी को रोके। सो इनको, इनका जो नाम है दैट इज माइफ माइफ मिफप्रिस्टोन एंड नोर्थाइंड्रोन नोर्थाइंड्रोन एंड मिफप्रिस्टोन। सो नेक्स्ट वी हैव एंटीहिस्टामाइंस। एंटीहिस्टामाइंस वो होती हैं जो कि एलर्जी के सिम्टम्स को ट्रीट करती हैं, जैसे कि कुछ लोगों को ना पोलन एलर्जी होती है, पोलन एलर्जी। सो प्लांट्स जो होते हैं उसमें छोटे छोटे पोलन्स होते हैं ना, जिनकी वजह से फर्दर फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन भी होता है। सो वो जो पोलन्स होते हैं वो डस्ट एलर्जी की कैटेगरी में आते हैं। सो वो बहुत छोटे होते हैं, तो हवा की वजह से वो हवा के साथ उड़ जाते हैं और आसपास के इन्वायरमेंट में वो एक तरीके से डिस्पर्स हो जाते हैं। सो कुछ लोगों को जिनको पोलन एलर्जी है, तो जब वो उनकी बॉडी में एंटर करते हैं तो उनको छींक आने लगती है, कंटिन्यूअस स्नीज वो करने लगते हैं। उनकी अगर स्किन पे पोलन टच हो गए हैं तो उनको इचिंग होने लगती है। उनको एक तरीके से हे फीवर हो जाता है, रनी नोज़ उनको होने लगती है। सो इन्हीं एलर्जी सिम्पटम्स को ट्रीट करने के लिए एंटीहिस्टामाइन्स का यूज़ किया जाता है, और इसमें आते हैं आपके सिट्राज़िन एंड डाइफेनहाइड्रामाइन एंड लोराटाइडिन लोराटिडिन। सो these are the example of antihistamines. नेक्स्ट वी हैव, तो आपको ये सब चीज़ें क्या याद करनी है इसमें, कि एनाल्जेसिक किनको बोलते हैं, जो कि पेन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं, ट्रैंक्विलाइजर जो कि एंजाइटी, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, एंटीसेप्टिक जो कि लिविंग टिश्यूज़ पे अगर हमें जर्म्स को किल करना है तब यूज़ होती है, एंटीबायोटिक अगर हमें हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करना है बॉडी के अंदर तब यूज़ होती है, एंटी मलेरियल प्लाज्मोडियम के प्लाज्मोडियम जो एक तरीके से मलेरिया जो जो मलेरिया कॉज करता है, दैट प्लाज्मोडियम, उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है। सल्फर ड्रग्स जो है वो एंटीबैक्टीरियल सिंथेटिक ड्रग है। एंटासिड जो है वो एक्सेसिव बॉडी में एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होती है। एंटीपायराइड्स यूज होती है फीवर को रिड्यूस करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए। डिसइंफेक्ट नॉन लिविंग सर्फेसिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स की ग्रोथ को रोकने के लिए, उनको किल करने के लिए यूज होते हैं। एंटी फर्टिलिटी ड्रग को बर्थ कंट्रोल पिल कहा जाता है। एंटी हिस्टामाइन यूज होते हैं एलर्जी के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए। So this is about medicines, and now it's time to discuss about metal alloy and their composition or uses. So जब हम बात करते हैं alloy की, तो alloy जो है मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का। सो जहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ देम इज मेटल,
The element are mixed together, often melted and cooled to improve properties like strength, hardness, corrosion resistance and appearance. So basically हम alloy बनाते क्यों हैं? अगर हम चाहते हैं desired properties लाना किसी भी जो मेटल है हम उसमें कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज चाहते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ चाहते हैं हम उसमें बढ़ाना, हार्डनेस चाहते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस हम उसको बनाना चाहते हैं, अपीयरेंस हम चाहते हैं थोड़ा इम्प्रूव हो, तो हम क्या करते हैं मेटल के साथ कुछ किसी और चीज़ को मिला देते हैं जिसकी भी प्रॉपर्टीज हमें उसमें चाहिए। सो बेसिकली अलोई जो है वो मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का, जहाँ पे एटलीस्ट अगर दो से ज़्यादा एलिमेंट है, सो वहाँ पे एटलीस्ट एक जो एलिमेंट है वो उसका मेटल होना ज़रूरी है। तो मेटल में बेसिकली हम जब बहुत सारे मेटल को या अलग नॉन मेटल को मिलाते हैं तो वो मिक्सचर को हम बोलते हैं अलॉय। सो एलिमेंट जो है जब आपस में मिक्स किए जाते हैं तो उनको मेल्ट किया जाता है, देन उनको फिर कूल किया जाता है, और इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके हम जो अपनी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम चाहते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लाना, वो हमें मिल जाती है। सो अलॉय बनाए क्यों जाते हैं? क्योंकि जो प्योर मेटल है जनरली वो सॉफ्ट होते हैं, वो ईज़िली कोरोड हो जाते हैं और वो या तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करूँ तो गोल्ड एक तरीके का मेटल है बट वो बहुत सॉफ्ट है। अगर हम प्योर गोल्ड की बात करें सो इट इज़ वेरी सॉफ्ट। सो हम नहीं चाहते कि प्योर गोल्ड हम यूज़ करेंगे, क्योंकि जब वो इतना सॉफ्ट है तो फिर हम उसको डिज़ायर्ड शेप नहीं दे पाएँगे। हम उसको स्टिफ नहीं रख पाएँगे। वो हो जाए, सॉरी, डिफ़ॉर्म्ड हो जाएगा। डिफ़ॉर्म्ड मतलब कि उसकी जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि हमने गोल्ड का कोई नेकलेस बनाया, तो अगर हम उस पे थोड़ा भी प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसकी जो शेप है वो डिफ़ॉर्म्ड हो जाएगी, ठीक है? सो प्योर मेटल या तो वो सॉफ्ट होते हैं कुछ-कुछ, या वो जल्दी से कोरोड हो जाते हैं। जैसे कि आयरन, तो आयरन अपनी प्योर स्टेट में वो कोरोड हो जाता है, आयरन की रस्टिंग हो जाती है। या फिर कुछ मेटल्स होते हैं जो कि मेल्ट हो जाते हैं ईज़िली। सो हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं मेटल्स को ताकि हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ा बदल पाएँ और उन्हें और ज़्यादा यूज़फुल बना पाएँ, उन्हें उनकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है? सो इसलिए हम अलॉय बनाते हैं। सो अलॉय के नाम क्या-क्या हैं? जैसे ब्रास जो है वो कोई मेटल नहीं है, सॉरी, ब्रास जो है वो कोई एलिमेंट नहीं है या कोई एक मेटल नहीं है। ब्रास जो है वो अलॉय है जो कि किस-किस के कंपोज़िशन से बना है? कॉपर, ज़िंक के कंपोज़िशन से बना है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, स्क्रूज़, यूटेंसिल, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, इन सब में इसका यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं हम अलॉय बना के कितनी अलग-अलग चीज़ों में उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे ब्रोंज़ की अगर बात करें तो कॉपर और टिन उसमें होता है, और ये कॉइन, मेडल्स और स्टैचूज़, बियरिंग, इन सब में यूज़ होता है। ड्यूरेलियम जो है, ड्यूरेल्यूमिन जो है, एल्यूमीनियम, कॉपर, मैग्नीशियम उसमें होता है। एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में यूज़ होता है और कार की बॉडीज़ बनाने में इसका यूज़ होता है। सोल्डर जो है लेड और टिन के मिक्सचर से बना है। इलेक्ट्रिकल वायर की जॉइनिंग में और मेटल पार्ट्स की जॉइनिंग में इसका यूज़ होता है। स्टेनलेस स्टील जो है आयरन, क्रोमियम और निकल से बनती है, और स्टेनलेस स्टील के आप देख सकते हैं यूटेंसिल्स होते हैं किचन में जो कि कोरोड भी नहीं होते हैं, जो कि शाइन भी करते हैं, उनकी शाइन भी नहीं जाती है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज़ होता है क्योंकि ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है केमिकल्स के साथ, और लेबोरेटरी में भी इसका यूज़ होता है स्टेनलेस स्टील का, क्योंकि ये अनरिएक्टिव होता है, और बिल्डिंग्स मटेरियल में भी इसका यूज़ होता है। सो आयरन स्ट्रेंथ देता है, क्रोमियम और निकल, बाकी और सब मेटल्स का भी इसमें यूज़ होता है। वी हैव स्टील, आयरन और कार्बन से बना होता है ये। सो इसमें आयरन और कार्बन होगा, एंड मशीनरी में, टूल्स में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इसका यूज़ होता है। वी हैव कास्ट आयरन जो कि आयरन, कार्बन, जिसमें 3-4% कार्बन होता है। सो पाइप्स, मशीन पार्ट्स, स्टोव्स, इन सब में इसका यूज़ होता है। नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम बना होता है निकल और क्रोमियम से। सो हीटिंग एलिमेंट इन टोस्टर, इलेक्ट्रिक, तो नाइक्रोम आपने देखा होगा, नाइक्रोम के वायर होते हैं, जो टोस्टर होता है उसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग एलिमेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे विथस्टैंड कर पाता है इसलिए। जर्मन सिल्वर, जिसको निकल सिल्वर भी कहा जाता है, कॉपर, निकल, ज़िंक से मिलके बनी होती है। इसका ऑर्नामेंट्स में यूज़ किया जाता है, डेकोरेटिव आइटम्स में यूज़ किया जाता है, और इलेक्ट्रिकल गुड्स में इसका यूज़ किया जाता है। गन मेटल जो होता है दैट इज़ कॉपर, टिन और ज़िंक से बना है। गन, वॉल्स और गियर पाइप्स में इसका यूज़ होता है। एल निको जो है एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन, परमानेंट मैग्नेट में इसका यूज़ होता है। और मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से बना होता है। एयरक्राफ्ट्स और कार पार्ट्स में इसका यूज़ होता है।
बेल मेटल जो है कॉपर और टिन से बना होता है। बेल्स और गोंग्स में इसका यूज होता है। जो बेल्स है तो जब उनको बजाते हैं तो वो साउंड देती है बहुत ज्यादा, वी वांट साउंड, ठीक है। तो कॉपर और टिन का यूज किया जाता है। इनवर जो है आयरन और निकल से बना होता है, जिसमें 36% निकल होता है। एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए, पेंडुलम के लिए, एंड यहाँ पे इसका यूज होता है। कॉन्स्टेंटन जो है कॉपर और निकल से बना होता है। सो थर्मोकपल्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर्स में इसका यूज होता है। एंड टाइप मेटल जो है लेड, टिन, एंटीमनी से बना होता है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। सोडियम अमलगम जो होता है सोडियम और मरकरी से बना होता है। ये लेबोरेटरी में यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ब्रोंज, एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम से बना होता है। शिप पार्ट्स, बियरिंग में यूज होता है। पेप्टर जो होता है टिन, कॉपर, एंटीमनी। टेबल वेयर, डेकोरेटिव आइटम्स के लिए। मनी, मोनल मेटल। मोनल मेटल निकल, कॉपर और आयरन होता है, जो कि मरीन पार्ट्स, जब हम शिप्स वगैरह के पार्ट्स बनाते हैं वहां पे यूज होता है। केमिकल इक्विपमेंट्स में यूज होता है। सो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं वो देख लीजिए, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। सो आई मार्क देम विद ग्रीन, में ग्रीन कलर से उनको मार्क कर दूंगी। ब्रास इम्पोर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील इम्पोर्टेंट है। नाइक्रोम भी इम्पोर्टेंट है। ब्रोंज भी इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछे गए हैं पास्ट में और आगे पूछे जाने की संभावना है। सो वी हैव सोडियम अमलगम। तो अमलगम जो है वो मरकरी होता है उसमें, ये ध्यान रखेंगे आप। अम, ये मुझे इम्पोर्टेंट लगे तो आप एक बार इनको ज़रूर देख लेना। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल कंपाउंड, उनके केमिकल नेम और उनके फॉर्मूलाज। सो आपने क्लास 10th में बहुत पढ़ा होगा ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। मैं तो हमेशा इसमें कंफ्यूज होती थी कि ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इनका केमिकल नेम क्या है और केमिकल फॉर्मूला क्या है। सो अभी मैं आपको बता रही हूँ, सो इनको लर्न कर लेना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो है उसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 है। और ये ब्लीचिंग, क्लोथ्स की ब्लीचिंग के लिए, डिसइंफेक्टेंट वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका तो मुझे याद था तो इसको आप लर्न कर लेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। सो ये बेकिंग में यूज होता है। मेडिसिन, एंटासिड में भी इसका यूज होता है क्योंकि बेस है। फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होता है। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सो इसमें डेका इसलिए बोला है क्योंकि इसमें 10 मॉलिक्यूल है वाटर के। सो डेकाहाइड्रेट, सो डेका इज समथिंग 10 और हाइड्रेट इज समथिंग वाटर। सो 10 वाटर मॉलिक्यूल इट कंटेन। डिटर्जेंट के तौर पे यूज होता है। ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। कास्टिक सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, NaOH जिसको बोलते हैं, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके अलावा साबुन बनाने में इसका यूज होता है। कॉस्टिक पोटास जो होता है, कास्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसका नाम, KOH इसको बोलते हैं। और ये सॉफ्ट सोप और बैटरीज में इसका यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको कहा जाता है। और हमेशा याद रखेंगे CaSO4, इसमें हाफ मॉलिक्यूल होता है वाटर का। ये कास्ट, स्टेचूज और मोल्ड्स बनाने के लिए यूज होता है। क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, सीमेंट में, ग्लास और स्टील इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। स्लेट लाइम, CaO का होल स्क्वायर, CaO2, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, मैं मैथ्स में पहुंच गई। CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। और ये वाइट वॉशिंग और न्यूट्रलाइजिंग एसिड को न्यूट्रलाइज करने में यूज होता है, क्योंकि ये एक तरीके का बेस है एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल होंगे आपके वाटर के, CaSO4 एंड 2 हाइड्रोजन, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल्स। सो ये सीमेंट और प्लास्टर मटेरियल बनाने के लिए यूज होता है। विनेगर, जिसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, CH3COOH, फूड इंडस्ट्री में यूज होता है। अचार में भी, पिकल्स में भी यूज होता है इसका। एप्सोम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इसको बोलते हैं। और ये मेडिसिन और फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। कॉमन सोल्ट आप सभी को पता है, NaCl के नाम से जाना जाता है। केमिकल्स में यूज होता है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है।
केमिकल के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है। चौक और लाइमस्टोन, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, CaCO3, ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ग्लास में यूज़ होता है, पेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ड्राई आइस बोलते हैं हम CO2, सॉलिड CO2 को हम बोलते हैं ड्राई आइस। ये कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, रेफ्रिजरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। लाफिंग गैस बोलते हैं नाइट्रोस ऑक्साइड को, N2O। ये एनास्थेटिक, जब हमें एनास्थीसिया देना होता है सर्जरी के लिए, वहाँ पे इसका यूज़ होता है इस गैस का। लिक्विड ब्लीच जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड को कहा जाता है, NaOCl। ये क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज होता है, डिसइंफेक्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है। मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। बिल्डिंग्स में यूज होता है, स्कल्पचर में यूज होता है जब हमें मूर्तियां बनानी होती हैं। ब्लू विट्रोल जो है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, पेंटा इसलिए क्योंकि 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। ये फंजीसाइड्स में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है। ग्रीन विट्रोल जो है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है, 7 इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और ये डाइज और वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज होता है। फिटकरी, जिसको एलम भी कहा जाता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका नाम है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस N24H2O। ये फॉर्मूला मुझे रट गया था, मैंने बहुत अच्छे से इसको याद किया था, इम्पॉर्टेंट है। वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। और जब हम शेव करते हैं, मतलब जब गाइस शेव करते हैं, लड़के लोग, सो वो लोग इसका यूज़ करते हैं। तो लड़कों, आप प्लीज़ इसको याद कर लीजिए, आप फिटकरी अगर यूज़ करते हैं तो। सो इम्पोर्टेंट क्या क्या है, एक बार मैं वो ग्रीन से मार्क करके आपको बता देती हूँ। ब्लीचिंग पाउडर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल पूछ लिया जाता है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ मॉलिक्यूल है वाटर का। वी हैव जिप्सम, इसमें 2 मॉलिक्यूल है वाटर के। सो जिप्सम में इंपॉर्टेंट है। क्विक लाइम, स्लेक लाइम में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। सो दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वाटर मॉलिक्यूल है स्लेक लाइम में, वाटर है स्लेक लाइम में, बस इतना सा डिफरेंस है। कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीजन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें OH है। विनेगर, ड्राई आइस, सो बोरेक्स, बाकी और भी पढ़ लेते हैं। बोरेक्स वी हैव सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, 10 मॉलिक्यूल है पानी के। ग्लास में यूज होता है, डिटर्जेंट में यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है। कार्बोलिक एसिड, फिनॉल इसको बोलते हैं। TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यून, एक्सप्लोजिव में यूज होता है। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, जिसको कार्बामाइड भी कहा जाता है, फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, प्लास्टिक्स में यूज होता है, इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल को इथेनॉल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। C2H5OH इसको बोलते हैं, मेडिसिन में यूज होती है, जो कफ के लिए मेडिसिन होती है तो स्पेशली वहाँ पे यूज होती है। फ्यूल्स में यूज होती है, परफ्यूम्स में यूज होता है इसका। एंड फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन में HCHO in water, so it is used in preservation of biological specimens. So you might have seen कि बायोलॉजी लैब में बहुत सारे ना स्पेसिमेंट्स रखे होते हैं, जैसे फिश का, सी हॉर्स, और उसमें ऐसे लाइक एल्गी रखा होता है। सो बहुत सारे स्पेसिमेंट्स रखे होते हैं। वो उसमें ना, वो जो स्पेसिमेंट्स रखे होते हैं, वो बॉटल जिसमें रखा होता है, तो उसमें कुछ पानी पानी होता है, सो दैट इज फॉर्मेलिन। सो एक्वस फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन उसको बोलते हैं, या फॉर्मेलिन उसको बोलते हैं। उसको इसका केमिकल नेम तो ये है, एंड कॉमन नेम उसका फॉर्मेलिन है, तो याद रखेंगे आप इसको। HCHO इन वाटर, वाटर में HCHO। सो ये बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है।
ग्लिसरोल या ग्लिसरीन का यूज़ होता है कॉस्मेटिक्स में, साबुन में भी इसका यूज़ होता है, मॉइस्चराइज़ करने के लिए स्किन को इसका यूज़ होता है। सो इसका फ़ॉर्मूला जो है CH3H8 और O3 है। नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट बट येस यू कैन लर्न इट। सो बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हैं। उसी के साथ हमारे जो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट हैं, पॉसिबल चीज़ें हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। आई सजेस्ट यू एवरीवन कि आप नोट्स प्रिपेयर करते रहिए चीज़ों के। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ वो नोट्स में नहीं होती हैं, बट एक्स्ट्रा मुझे अगर लगता है कि मुझे याद होता है तो मैं आपको बता देती हूँ एट दैट इंस्टेंट। तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो नोट मेकिंग से आपकी एक तो राइटिंग स्पीड इम्प्रूव होगी, राइटिंग इम्प्रूव होगी, आपको लिखने की हैबिट होगी, आपके लर्न हो जाएंगी चीज़ें, आपकी ग्रैस्पिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। सो यू कैन राइट देम डाउन। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, यू कैन मेल मी, यू कैन ड्रॉप दैट क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। मैं सभी के कमेंट का जवाब देने की, मेल का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। अभी लास्ट मोमेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे बहुत करीब है एग्ज़ाम, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। सो यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, बस अपनी प्रिपरेशन को करते रहना है, चीज़ों को रिवाइज़ करना है, दैट्स इट। एंड इसी के साथ आई थिंक आई शुड वाइंड अप दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। बाय बाय।